नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कवर करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी जैसे सभी आगामी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर संक्षेपण, पल्लवन, प्रेषण या अनुवाद। तो दोस्तों, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को जब लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसको अनुवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन है यहाँ पर वंशीधर, भूषण, दत्ताजी राव या यशोधर बाबू। तो मनोहर श्याम जोशी की जो सिल्वर बेडिंग कहानी थी दोस्तों, उसका मुख्य पात्र यशोधर बाबू जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी, यशोधर बाबू सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? मतवाला, सरस्वती, कल्पना या प्रतीक। तो दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो है मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि मतवाला नामक जो पत्रिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो है कब संपादित की गई थी? वर्ष 1923 में। और यह जो है कलकत्ता से निकलने वाली एक मासिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पारपत्र। ऑप्शन नंबर सी, पारपत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पारपत्र होता क्या है दोस्तों? तो पारपत्र जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, पारपत्र कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तमाल, हय, जम्बुक या वायस। तो दोस्तों, घोड़े का जो पर्यायवाची शब्द है वो हय होगा। ऑप्शन नंबर बी, हय। इसके अतिरिक्त घोड़े के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे तुरंग, सैंधव, अश्व, बाजी, रविपुत्र, घोटक या तुरंगम, ये सभी जो है घोड़े के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बघेली किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या बिहारी की। तो दोस्तों, इसका आंसर है पूर्वी हिंदी की। ऑप्शन नंबर ए, बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा की जो है एक बोली है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बघेली है पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धगामी प्राकृत से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है दोस्तों, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद है? ऑप्शन यहाँ पर सकर्मक अकर्मक, विकर्मक सकर्मक, विकर्मक अकर्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्रिया के सही भेद होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए, देश भर में यह बात फैल गई। ऑप्शन सी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन डी है, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो ऑप्शन ए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए, इसमें जो है अशुद्ध वाक्य होगा। क्योंकि आप देखिएगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो पशु और पक्षी, पहले पशु आया है और उसके बाद पक्षी आया है। तो पशु और पक्षी, और उसके बाद क्या दिया गया है? उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो पशु कभी उड़ नहीं सकते और पक्षी उड़ते हैं। तो पशु और पक्षी, यदि पशु के जगह पक्षी होता तो यह वाक्य जो है सही माना जाता, परंतु यहाँ पर जो है वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए, अशुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय ध्वनियाँ है? ऑप्शन यहाँ पर य, र या लौ व या पौ फौ या ऑप्शन डी वो फौ। तो दोस्तों, दंतोष्ठीय ध्वनियाँ कौन सी होगी इनमें से? ऑप्शन नंबर डी, वो और फौ यहाँ पर जो है दंतोष्ठीय ध्वनियाँ है। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ
या होंठ दांतों को स्पर्श करता है उन्हें दंतोष्ठीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे व और फ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति या प्रतिवेदन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टिप्पण। देखिए, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे टिप्पण कहते हैं। ठीक है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विचाराधीन पत्रों से संबंधित सभी बातों को इस प्रकार प्रस्तुत करना या देना होता है कि उसकी बातें स्पष्ट हो जाए और अधिकारी को निर्णय लेने में कठिनाई न हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिप्पण। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, कुश प्लस आसन में संधि है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो कुश प्लस आसन में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द या योगरूढ़ शब्द। तो दोस्तों जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी, अविकारी शब्द जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, विकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण क्या है? मौसेरा भाई, तीन शेर, मीठा फल या कड़वी बात। तो दोस्तों मौसेरा भाई जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौसेरा भाई। देखिए, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाता है तो वहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा विशेषण होता है। जैसे क्या हो गया? मौसेरा भाई। तो मौसेरा भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन यहाँ पर सर्व माध्यम के, मुद्रण माध्यम के, परंपरागत माध्यम के या आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो दोस्तों जो ईमेल है वो आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक दृश्य माध्यम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। हमें यहाँ पर बताना, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसके प्रारूपण में प्रेषक का नाम कहाँ पर लिखा जाता है? तो ऑप्शन है बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर या दाईं ओर शीर्ष पर। तो दोस्तों जो अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसके प्रारूप में जो प्रेषक का नाम है वो बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। देखिए, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं को स्पष्टीकरण एवं समाप्ति प्राप्ति के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह पत्र क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है शुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्ववर्ती का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा परवर्ती, क्योंकि पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है? पहले होने वाला, तथा परवर्ती का क्या होगा? बाद में होने वाला। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो ऑप्शन सी परवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। ऑप्शन है ईमा, लीमा, नी या मा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईमा। ईमा जो है नीलिमा में
प्रयुक्त प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। ऑप्शन है यहाँ पर बंगाली, निकोबारी, हिंदी या अंडमानी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की जो भाषा है वो हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना कि यह किस प्रकार का वाक्य होगा, सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य या निरर्थक वाक्य। तो छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, इसमें क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य होते क्या है, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वह मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य, और वे संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो अव्यय है उसमें क्या क्या आएंगे, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ठीक है, आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर राज्यसभा के समस्त सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, या संसद के समस्त सदस्य द्वारा। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, संसद के समस्त सदस्य जो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, और भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इसका जो विवरण है किस में दिया गया है, अनुच्छेद 89 यानी 89 में जो है यह कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है दोस्तों वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त तरीके से किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व में आया था। ऑप्शन है यहाँ पर आर के वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के आर नारायण। देखिए इसके मैं कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और कौन से नंबर के राज्य के रूप में हुआ था, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और देखिए इसके कुछ और फैक्ट है, 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी जो है तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा दी गई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे स्थित है, तो पंजाब में है, दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में या ओडिशा में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांचूला खर्क प्रसिद्ध है जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु या सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु या कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कांचूला खर्क क्या है, कांचूला खर्क जो है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु इसका सही आंसर होगा। देखिए इसके अतिरिक्त जो इसमें आपको याद रखना है आप नोट कर लीजिएगा, कांचूला खर्क जो इसकी जो स्थापना है 1972 में हुई थी, और 1972 में जो है केदारनाथ वन प्रयाग ने 1,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण केंद्र की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और वर्ष 1982 में सरकार द्वारा कांचूला खर्क में जो है मृग प्रजनन केंद्र को विस्तारित किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग इसका सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है।